ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लासों में जो भी कहानियाँ देखी, जितने भी हम लोगों ने एक्ट देखे, अधिनियम देखे, आज स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई। कल स्ट्रेंथ काफ़ी ठीक ठाक थी, आज स्ट्रेंथ अचानक कम हो गई। तो जितने भी हम लोगों ने एक्ट और अधिनियम देखे वो सब क्या है, क्रमशः उससे धीरे धीरे जो हमारा ये वर्तमान का पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसकी ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ठीक है। बीच में एक क्लास में हम लोगों ने ये भी बात की कि आखिरकार पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या। हम लोगों ने बात की थी, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोगों ने क्यों अपनाया, थोड़ा सा आज इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। और हम देखेंगे भारत ने आखिरकार, देखिए दो तरीके के सिस्टम थे, एक पार्लियामेंट्री और दूसरा प्रेसिडेंशियल। तो हमने देखा कि हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ना अपना करके हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अपनाया, यानी कि हमने शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया। तो आखिरकार क्या है संसदीय व्यवस्था, क्यों हमने संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया? भाई अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जगह हमने क्या किया, पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली को हमने अपनाया, संसदनात्मक शासन व्यवस्था को। क्या उसका कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया? भाई पहली बात तो सीधा से ये कारण है कि इस व्यवस्था से हम लोग पिछले 200 सालों से परिचित थे। भाई अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो हमें ये वाला जो व्यवस्था है हमको काफ़ी जाना पहचानी से लग रही थी। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अगर हम अपनाते तो अचानक से वो भारतवासियों के लिए क्या होता, बिल्कुल एक नया सिस्टम हो जाता। भारत के लोगों का उस समय जो एजुकेशन लेवल था वो भी उतना बढ़िया नहीं था, लोगों को वोटिंग राइट भी उतने ज़्यादा प्राप्त नहीं थे। ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में आप सीधी तरीके से देखते हैं कि उसमें जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती, यानी कि उसके लिए जो वहाँ के वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको बहुत जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल उनको पता होना चाहिए कि हमें किस कैंडिडेट को वोट देना है, क्योंकि देखिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो अगर कार्यपालिका का एक बार गठन हो गया तो वो कार्यपालिका फिर जल्दी भंग नहीं हो सकती, जब तक कि सिर्फ एक ही उपाय है, महाभियोग। और महाभियोग आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका में आज तक कोई भी प्रेसिडेंट महाभियोग से हटाया नहीं जा सका। ठीक है। तो इसलिए एक तो वोटर्स इतने जागरूक नहीं थे, शिक्षा का लेवल उतना ज़्यादा नहीं था, और दूसरी बात ये वाला जो सिस्टम ये हमसे जाना पहचाना था हमारे लिए, क्योंकि भले ही भारतीयों को उतना ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला था पार्लियामेंट में, लेकिन फिर भी 1919 के एक्ट के द्वारा हल्का फुल्का जो भारतीय हैं उनको अवसर दिया जाने लग गया। तो ये हमसे काफ़ी चिर परिचित था। बस इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अपनाया है, और इसका कोई भी कारण नहीं है साइंटिफिक कारण, केवल यही कि हम इस व्यवस्था से पहले से परिचित थे, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता इस व्यवस्था के द्वारा सरकार को चला पाना। दूसरा मेजर कारण क्या है कि इस व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह है, यानी कि अगर कार्यपालिका सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो विधायिका के द्वारा उस पर प्रेशर बनाया जा सकता है। कैसे प्रेशर? क्योंकि वो बहुमत जिस पार्टी का है विधायिका में, उसी बहुमत वाले दल की सरकार होगी। तो अगर वो कार्यपालिका सही ढंग से कार्य नहीं कर रही तो विधायिका में उसकी बहुमत में कमी आ जाएगी, और जैसे ही बहुमत में कमी आएगी सरकार गिर जाएगी, तो जवाबदेह होगी ना कार्यपालिका। चलिए ये तो हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाने का कारण। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम देखें आखिरकार क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम को जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक वर्ड आएगा, वर्ड क्या आएगा, राष्ट्र या राज्य। राष्ट्र ना लिख करके यहाँ पर लिखा हुआ राज्य। आखिरकार राज्य है क्या? राज्य की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए क्या है, अब ये राज्य का मतलब आपको इस वर्तमान के प्रदेश से नहीं लेना, जो संविधान में जो राज्य वर्ड दिया गया है उस राज्य वर्ड का क्या मतलब है, क्या परिभाषा है। देखिए राज्य की परिभाषा सीधी सी बात है, आम जनता और न्यायपालिका को छोड़कर बाकी सब कुछ राज्य के दायरे में आएगा। ठीक है। राज्य की जो डेफिनेशन दी गई है वो आर्टिकल 12 में बताया गया है। राज्य के बारे में आर्टिकल 12 में बताया गया है, और आर्टिकल 12 में इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल लैंग्वेज में, आम जनता, आम नागरिक और न्यायपालिका को छोड़कर बाकी सब राज्य के अंतर्गत आएगा। LIC को उठा लीजिए राज्य, बैंक उठा लीजिए राज्य, मतलब हर एक चीज, नगर पंचायतें राज्य के अंतर्गत, मतलब आम जनता और न्यायपालिका को छोड़ करके बाकी सब स्टेट यानी राज्य के अंतर्गत आएगा। और इसकी जो डिफिनीशन है कहाँ दी गई है, आर्टिकल 12 के तहत। ठीक है। अब राज्य के क्या है, राज्य के 3 अंग हैं। जो राज्य रूपी ये जो स्ट्रक्चर है, तंबू है, इसके 3 मुख्य पिलर हैं। तो राज्य के 3 ही पिलर कौन कौन से हो गए? सबसे पहले तो विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। ठीक है। विधायिका का काम क्या है, कानून का निर्माण करना, कानून बनाना। किसका काम है? विधायिका का। यानी
जो भी आम जनता जिन भी अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी वो सब चुन करके कहाँ जाएंगे, इस विधायिका के अंतर्गत। जितने भी कैंडिडेट्स को हम लोग चुनते हैं आम मतदान के द्वारा, वो सब कहाँ के सदस्य होते हैं, विधायिका के। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले कोई भी मंत्री हो, कोई भी नेता हो, सबसे पहले अगर उसे कैबिनेट में जाना है तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी क्या है कि वो इस लेजिस्लेचर का सदस्य होना चाहिए, विधायिका का सदस्य होना चाहिए। क्लियर। तो इसका काम क्या है, कानून का निर्माण। लेजिस्लेचर क्या करेगा, कानून बनाएगा। ठीक। दूसरा इसका अंग क्या है राज्य का, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करना, व्यवहारिक रूप प्रदान करना, उसको लागू कराना। मैंने आपको पहले दिन एक कहानी बताई थी ना कि घर में पिताजी ने क्या किया, एक संविधान रूपी एक दस्तावेज का निर्माण किया ताकि घर के जो लोग हैं उनके दिन प्रतिदिन का जीवन कैसे चले, उनको किस तरीके से रेगुलेट करके रखा जा सके। ठीक है, किस तरीके से उनको एक साथ जोड़ करके रखा जा सके। उसके लिए घर में क्या किया गया, एक डायरी बनाई गई, उसमें पिताजी ने लिखा सुबह जगने संबंधित नियम। ठीक है, एवरीथिंग। तो वो क्या हो गए, वो अभी क्या काम कर रहे हैं, लेजिस्लेचर का काम कर रहे हैं। लेकिन जब सुबह जगने संबंधित नियम, सुबह 5 बजे जगना है, इस संबंधित नियम को जब उन्होंने लात मार के अप्लाई करा, जगाया तुमको, तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे हैं, कार्यपालिका के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक। तो कार्यपालिका यानी कानून को लागू कराना, या अगर मैं कह दूं कानून को व्यवहारिक रूप देना। कानून को लागू कराना या व्यवहारिक रूप देना। ठीक है, कार्यपालिका हो गया। और तीसरा अंग क्या है, न्यायपालिका मतलब कि जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है, इन दोनों के द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका जो कानून को लागू करा रही है, इन दोनों की समीक्षा करना, उन दोनों को की देखरेख करना, देखना कि कहीं विधायिका कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रही जो संविधान के अनुरूप ना हो, कहीं कार्यपालिका किसी ऐसे कानून को तो लागू नहीं करा रही फोर्सफुली जो जनता के विरुद्ध हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो न्यायपालिका है वो क्या करी, एक गार्जियन के रूप में हमें दिखाई दे रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए संविधान के अभिभावक के रूप में हमें कौन सा संस्था दिखाई दे रही है, तो न्यायपालिका, जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के ऊपर नजर रखेगी। ठीक है, और कोई भी ऐसा कानून जो कि संविधान के अनुसार ना हो, मैं कह दूं संविधान में जो दिए गए प्रावधान है उन सभी प्रावधानों की निगरानी करना, उन सभी प्रावधानों को लागू कराना जिम्मेदारी किसकी है, न्यायपालिका की। यानी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका दोनों को आदेश देगी अगर वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन अगर विधायिका ने संविधान में कोई संशोधन ही कर दिया तो अब वो न्यायपालिका के अधिकार से बाहर चला गया। अगर संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, यानी कि अब वो संविधान का ही भाग बन गया। और न्यायपालिका का काम क्या है, संविधान को देखेगी न्यायपालिका, संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा। अगर संविधान में लिखा है तो कोई बात नहीं, नहीं संविधान में लिखा तो हस्तक्षेप करेगी न्यायपालिका। बात समझ आई। तो न्यायपालिका क्या कर रही है, न्यायपालिका इन दोनों का एक तरीके से रेगुलेशन कर रही है। ठीक है, मतलब कि ये एक तरीके से अभिभावक के रूप में हमें दिखाई देगी, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के ऊपर रेगुलेशन करेगी। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पर हम न्यायपालिका को तो अभी छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। न्यायपालिका हम लोग बिल्कुल अलग टॉपिक है, अलग से पढ़ेंगे। अब अगर हम अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि न्यायपालिका बिल्कुल एक पृथक संस्था है। न्यायपालिका क्या है, बिल्कुल पृथक संस्था, विधायिका और कार्यपालिका दोनों से सेपरेट है ना। यानी कि न विधायिका ना ही कार्यपालिका दोनों ही न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ठीक है, और न्यायपालिका भी जब तक कि संविधान में दिए गए उपबंध के विरुद्ध कोई कार्य ना ये दोनों करें तब तक न्यायपालिका भी इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। बात समझ, मतलब न्यायपालिका को इस तरह के असीमित अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो जब चाहे टांगड़ा दे, वो सिर्फ संविधान को देखेगी, संविधान के अनुसार ही कार्य करेगी। ठीक है, चलिए तो न्यायपालिका तो बिल्कुल एक अलग टॉपिक हो गया। हमें आज देखने हैं विधायिका और कार्यपालिका को। तो अगर हम अपने भारत में जो सिस्टम अपनाया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें अगर हम देखें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि कार्यपालिका विधायिका से ही निकली है। अगर हम रीजनिंग के लैंग्वेज में देखें तो विधायिका क्या है, ये विधायिका हो गई और विधायिका के अंदर ही क्या है, कार्यपालिका है।
रीजनिंग में पढ़ते ना सिलोजिज्म, सभी बिल्ली कुत्ते होंगे, कुछ कुत्ते गधे नहीं होंगे। हाँ वो सिलोजिज्म कहलाता है ना। तो सिलोजिज्म देखते हैं हम लोग कि इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ बताइए सभी कार्यपालिका विधायिका होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और कहते हैं सभी विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होंगे, होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। और न्यायपालिका को हम कैसे कर देंगे? ये न्यायपालिका हो गया, यानी न्यायपालिका का कोई भी सदस्य ना तो कार्यपालिका का होगा ना विधायिका का होगा, है ना। अगर हम सिलोजिज्म लगा दें तो यही तो बनेगा ना। ठीक, अब कथन और कुछ भी हम देते रहें। क्लियर। चलिए, तो अब देखिए हम लोगों ने जो सिस्टम अपनाया इसमें हम लोग देख रहे हैं कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका विधायिका से ही निकली है, और जब विधायिका से निकली है तो विधायिका तो पिताजी हो गए, तो सीधी सी बात है इनके प्रति आंसरेबल है, जवाबदेह है। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो इसमें हमको इस तरह से दिखाई देगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों ही एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ना तो न्यायपालिका का सदस्य कार्यपालिका का सदस्य होगा, ना ही विधायिका का होगा। एक चीज उसमें एक कदम और आगे है, कार्यपालिका में कोई भी व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य बन सकता है। प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, प्रेसिडेंट क्या है? कार्यपालिका का हेड है। प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, प्रेसिडेंट पूरी तरीके से प्रेसिडेंट स्वतंत्र है, जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर ले, इसको चाहे इसको कर ले, पंडित जी को चाहे कर ले, मुझको चाहे कर ले, उसको किसी को भी जवाब नहीं देना कि आपने किस आधार पर आपने शामिल किया है। मात्र एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि उस व्यक्ति को विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि कार्यपालिका के सभी जो भी सदस्य हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं होने चाहिए, बस, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। हमारे यहाँ क्या कंडीशन है? हमारे यहाँ कंडीशन है कि कार्यपालिका के प्रत्येक सदस्य को विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है। दोनों में मुझे मेजर डिफरेंस यही है, सबसे मेजर डिफरेंस पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। हाँ बताओ। अगर महाभियोग लगाया जाएगा तो न्यायपालिका आएगी कहाँ पे? न्यायपालिका केवल जांच कर सकती है कि सही आधार लगाए जा रहे हैं कि नहीं, बस। और अगर कानून बनाती है जैसे इसकी विधायिका, तो न्यायपालिका उसको सही नहीं कर सकती, जो बनाती है विधायिका ने अगर कानून बना दिया तो केवल जो न्यायपालिका केवल ये देखेगी कि संविधान के अनुरूप कानून बना है कि नहीं, बस। मान लीजिए विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ही डिस्टर्ब कर रहा है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। यानी कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर ना जो है प्रभावित हो, बस। कहाँ कनेक्ट है? विधायिका, तुम विधायिका और कार्यपालिका में क्यों जा रहे हो? तुम केवल संविधान देखो ना, न्यायपालिका केवल संविधान देखेगी, बस। तो मेरे भैया कहाँ इनके कार्यों में हस्तक्षेप कहाँ कर रही है? वो तो तुम बात समझ नहीं, वो न्यायपालिका भले न्यायपालिका अभिभावक के रूप में है, लेकिन न्यायपालिका इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रही, इनको असीमित मतलब कोई एक्सेसिव करने से रोक रही है कि आप जो है संविधान का उल्लंघन ना करें, बस संविधान के दायरे में रह के आप काम करें तो न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर आप संविधान के बाहर जाके काम कर रहे हैं तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। नहीं बात समझ में? इसका मतलब ये नहीं कि न्यायपालिका विधायिका से संबंधित हो गई, नहीं बात समझ में? खैर चलिए, तो ये दो सिस्टम हमको देख रहे हैं, विधायिका और कार्यपालिका। यही दोनों सिस्टम हम लोग पिछले 2-3-4 क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं। सारे जितने भी एक्ट हैं धीरे धीरे किस तरीके से गवर्नर ने अपनी परिषद का गठन किया, किस तरीके से बड़ी हुई परिषद, है ना, बढ़ते बढ़ते कैसे सदस्य विधायिका के भी सदस्य बढ़ते चले आ रहे हैं, कार्यपालिका के भी सदस्य बढ़ते चले आ रहे हैं, और फिर हमें वर्तमान स्वरूप हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक, अब देखिए भारत में आम चुनाव हुए, आम चुनाव होने के बाद कुछ सदस्य लोकसभा में चुने गए, कुछ सदस्य राज्यसभा में पहुंच गए, है ना। अब ये सभी सदस्य जहां पर जाकर के बैठेंगे, एक बिल्डिंग के नीचे एक कमरे में जहां बैठेंगे, और ये कानून से संबंधित प्रक्रियाएं करेंगे, कानून को बनाएंगे, संविधान के अनुसार कानून को बनाएंगे, या फिर संविधान में कोई संशोधन करेंगे। तो वो जो स्थान है, वो जो जगह है, वो क्या कहलाएगा? संसद, यानी पार्लियामेंट। ठीक है, क्या है पार्लियामेंट? संसद क्या है? जहां पर विधायिका के सदस्य आपस में बैठ करके कानून के बारे में बातें करेंगे, कानून को बनाएंगे। ठीक है, वो स्थान क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट, वो जगह। तो विधायिका में क्या हो गया? संसद, पार्लियामेंट। अब हम देखेंगे संसद के भी अंग हैं,
कौन कौन से अंग है संसद के, यानी संसद के अंदर कौन कौन शामिल किया जाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है। तो पार्लियामेंट यानी संसद के अंतर्गत भी संसद के भी 3 अंग हो गए, संसद के भी 3 अभिन्न अंग हो गए। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भाई ये तीनों ही मिलकर के कानून बना रहे हैं ना। भले ही प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम रूप से तो प्रेसिडेंट का ही साइन होगा, तभी तो वो कोई भी बिल कानून बनेगा, ठीक। तो अब मान लीजिए ये राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के कोई कानून बनाना चाह रहे हैं, तो अब ये कैसे होगा? पहले वो बिल लेकर के आया गया, चाहे लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, पहले सदन में पास हुआ, फिर दूसरे सदन में पास हुआ, दोनों सदनों से पास होने के बाद कहाँ चला गया? राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति ने उस पर साइन किए और वो क्या बन गया? कानून बन गया, ठीक है। तो ये तीनों ही मिल करके क्या बना देंगे? कानून बना देंगे। अब ये जब कानून बन गया, अब ये कानून कहाँ पहुँचेगा? आरोपित कराने के लिए कार्यपालिका के पास, ठीक है। ये कानून आरोपित कराने के लिए कहाँ पहुँचेगा? कार्यपालिका के पास। अब अगर हम देखें कि संसद के बारे में किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? 79 में। और लोकसभा के बारे में, ठीक। तो संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है, लोकसभा के बारे में 81 में जिक्र किया गया है, और राज्यसभा के बारे में 80 में जिक्र किया गया है, राष्ट्रपति के बारे में 52 से लेकर के और कह सकते हैं 63 तक में उसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। अब सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में केवल 52 से 63 तक में जिक्र नहीं है, बीच में बहुत सारे आर्टिकल हैं। जैसे कि आर्टिकल 108 की अगर हम बात कर लें, वहाँ पर भी प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। 118 में भी राष्ट्रपति के बारे में कुछ चीज़ें बोली गई हैं। हाँ देखिए, मैं अभी दोनों चीज़ें अभी कंफर्म कर दूंगा, ठीक। तो राष्ट्रपति के बारे में सिर्फ 52 से लेकर 63 तक में नहीं, बहुत सारे छिटपुट अलग अलग आर्टिकल्स में भी राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है, ठीक है। हम अगर बात कर लें, जब चले जाएं हम लोग आपातकाल वाले समय में, उस समय भी राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। वहाँ पर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात की गई है, राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधित वो अलग आर्टिकल है। तो यहाँ पर सिर्फ 52 से लेकर अगर हम 63 तक बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति के केवल उसके पद, उसके निर्वाचन, उसकी जो निर्वाचक मंडल है, उसकी शपथ, केवल इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। बाकी सारी बातें फिर अलग अलग पूरे संविधान में राष्ट्रपति के बारे में बातें की गई हैं, ठीक। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया पार्लियामेंट का, या मैं कह दूं विधायिका का। जो भी चुनाव होंगे, आम चुनाव, उस आम चुनाव से चुन करके व्यक्ति कहाँ जाएगा? सांसद कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। यानी कि पहले वो किसका मेंबर बनेगा? पार्लियामेंट का, यानी कि विधायिका का मेंबर बनेगा। पार्लियामेंट ना कहकर हम कहते हैं विधायिका का। पहले कोई भी चुनाव होगा तो पहले वो व्यक्ति विधायिका का मेंबर बनेगा। विधायिका में वो सारे के सारे लोग शामिल हो गए। मतलब कि विधायिका में कितने लोग शामिल हो गए? 550 प्लस 250 और प्लस प्रेसिडेंट, इतने लोग शामिल हो गए। कितने हो गए? 6.5, 7.5, 8, 801, ठीक। इतने अधिकतम मेंबर्स कहाँ शामिल हो गए? विधायिका के अंतर्गत। अब देखिए, इन सब ने मिलकर कानून बना दिया। अब वो कानून कहाँ पहुंचा? कार्यपालिका के पास। चूंकि कार्यपालिका हम देख रहे हैं, कार्यपालिका निकली किससे? विधायिका से। तो इन्हीं मेंबर्स में से, ये जो 800 मेंबर हैं, 550 प्लस 250, इन्हीं मेंबर्स में से ही कुछ मेंबर चुन करके कहाँ गए होंगे? कार्यपालिका के पास। इन्हीं मेंबर्स में से कुछ मेंबर कहाँ चुनकर जाएंगे? कार्यपालिका में। और कार्यपालिका में कितने अधिकतम मेंबर जा सकते हैं यहाँ से चुन करके? 15%। विधायिका के अधिकतम 15% मेंबर कहाँ जाएंगे? कार्यपालिका में जाएंगे चुन करके। और वही सब क्या कहलाएंगे? मंत्री कहलाएंगे। यानी कि एक मंत्री परिषद का गठन होगा, और उस मंत्री परिषद में इस विधायिका के ही कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% जा सकते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब कार्यपालिका में जो भी व्यक्ति शामिल हो रहा है एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत, उसके लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, दोनों में से किसी भी सदन का मेंबर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कार्यपालिका में पहले ही शामिल कर लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, तो अब क्या है, और वो विधायिका का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, है ना। तो अब यहाँ पर
अगर हम कार्यपालिका को देखें तो कार्यपालिका का हेड कौन होगा? चीफ कौन है कार्यपालिका का? राष्ट्रपति। ठीक, कार्यपालिका का हेड है राष्ट्रपति, और ये बोला गया है कि कार्यपालिका का हेड होगा राष्ट्रपति और उसके कार्यों में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो कार्यपालिका का हेड बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन कभी बच्चे गलत कर देते हैं। कार्यपालिका का हेड प्रधानमंत्री नहीं होता, कार्यपालिका का हेड कौन हो रहा है? राष्ट्रपति हो रहा है। प्रधानमंत्री तो सिर्फ उस मंत्री परिषद का हेड है। ठीक, क्योंकि कार्यपालिका राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है। तो सबसे ऊपर तो हो गया राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही जो हेड है वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। यानी अगर मैं कह दूं आपसे कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, तो भी कुछ गलत नहीं है भाई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी एडवाइस होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी कानून वगैरह आरोपित करना है, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास भेजना है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्ट ये नहीं है ना कि गृह मंत्री सीधे पहुंच जाए राष्ट्रपति के पास लेके फाइल। वो क्या करेगा? वो पहले प्रधानमंत्री को फाइल देगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और राष्ट्रपति के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। ठीक, अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर भी कोई खास व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ इन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में ही एक पहला नंबर का व्यक्ति है बस। मतलब कि वो कोई प्राइम मिनिस्टर कोई अलग से, ये थोड़ा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग से चुनाव हो रहा है, या प्राइम मिनिस्टर कोई अलग से शपथ ले रहा है। शपथ क्या हो रही? शपथ तो यहीं पर होगी जब वो विधायिका में, जब सभी सांसद पहुंचेंगे तो उनकी शपथ केवल सांसद के रूप में होगी बस। और जब वो फिर पहुंचेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में, तो ऐसा नहीं कि वहां पर अलग अलग शपथ है कि मैं जो है गृह मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेता हूं। नहीं, शपथ केवल वो लोग सांसद के रूप में लेंगे बस। यही बात समझ आई? इन सभी लोगों ने एक सांसद, तो प्राइम मिनिस्टर भी तो एक सांसद ही है, कोई प्राइम मिनिस्टर कोई अलग से पद है, वो सांसद ही है। वो सभी सांसदों ने मिल करके अपना एक लीडर बना दिया कि भाई ये हमारे लीडर होंगे, जब भी सांसद चाहेंगे अपना लीडर बदल लेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का पद क्या? प्राइम मिनिस्टर का पद कोई निश्चित समयावधि के लिए कोई पद है? नहीं है। इसका कार्यकाल क्या निर्धारित है? अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितना होता है, तो आप सीधे बता देंगे 5 साल। पर क्या ये सही है? नहीं सही। इसका कार्यकाल अनिश्चित है प्राइम मिनिस्टर का। और कब तक कार्यकाल होगा? जब तक कि जो इसके सांसद हैं, सांसदों का इसको जो है वो मिला रहेगा, सपोर्ट मिला रहेगा। सांसद जब चाहें 1 महीने में चाहें प्रधानमंत्री को बदल लें। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का पद कोई भी निश्चित कार्यकाल का पद नहीं होता, वो अनिश्चित कार्यकाल है उसका। सिर्फ वो तभी तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि बहुमत प्राप्त जो दल है, उसके जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री को सपोर्ट दिए हैं बस। जिस दिन सपोर्ट खत्म, प्रधानमंत्री खत्म। ठीक है जी, चलिए। विधायिका का मेन लीडर कोई नहीं होता। क्या होता है? अलग अलग सदन के अलग अलग लीडर होते हैं। यहाँ पर अगर हम अभी मैं इसकी बात करूंगा ना, इनके पीठासीन अधिकारियों की, लोकसभा की बैठक अलग होगी, लोकसभा की बैठक अलग होगी, उसका हेड अलग होगा, स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा की बैठक अलग से होगी, उसका अध्यक्ष अलग व्यक्ति होगा, सभापति, चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन तो उपराष्ट्रपति होता है। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा अपने आप राज्यसभा का सभापति बन गया। हाँ, अब प्रेसिडेंट तो अपना अलग उसका है ही ऑफिस। ठीक, तो इसके लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि जब राष्ट्रपति क्या करेगा? ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। भाई कोई ऐसा बिल जिस बिल में कानून बनाना बहुत ज़रूरी है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों बहुत जल्दी उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे। भाई लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा नहीं पास कर पा रही, राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा नहीं पास कर पा रही, और उस पर कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्या होगा? तुरंत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो तुरंत लिख करके देगी राष्ट्रपति को कि आप तुरंत जल्दी से जल्दी आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए, और राष्ट्रपति तुरंत ज्वाइंट सेशन बुलाएगा लोकसभा और राज्यसभा का। और वहाँ पर सिर्फ अब इन सभी सांसदों को एक ही अधिकार है कि राष्ट्रपति पूछेगा कि बताइए कौन कौन इस बिल से के समर्थन में है, तो आपको सिर्फ हाथ उठाना है बस, हम समर्थन में हैं। जो समर्थन में नहीं है उनको कहना है कि हम समर्थन में नहीं है, बस काउंटिंग हो जाएगी हाथों की और बस बिल पास। इसमें अब ज्वाइंट सेशन में विचार विमर्श नहीं किया जाता है। ज्वाइंट सेशन में केवल वोटों की गिनती होती है, केवल बस। ठीक, एक पॉइंट ये भी है, मनी बिल को छोड़ करके बाकी में सभी में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। मनी बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता।
भाई क्यों नहीं? अच्छा, मनी बिल में मैंने कहा मनी बिल में जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाता, क्यों नहीं बुलाया जाता मनी बिल में जॉइंट सेशन? भाई मनी बिल में राज्यसभा को कोई औकात ही नहीं है, रोक ले। केवल एक खाना पूर्ति के लिए 14 दिन के लिए उसके पास भेज दिया जाएगा, वो डिसीजन दे या ना दे, भाई उसका वो पास करे या ना करे, लोकसभा में अपने पास हुई जाना है, मतलब सिर्फ एक खाना पूर्ति। ठीक है, तो इसीलिए जब सिर्फ लोकसभा की ही चलनी है तो सीधी सी बात है कि ज्वाइंट सेशन में मनी बिल को ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अच्छा, किसको? हाँ, तो 14 दिन तक रखे रहे, उसमें चाहे वो अपना वो पास करे या ना करे, तो वापस कर दो तो भी लोकसभा पास कर ले जाएगी। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि केवल एक बार भेज देगी कि भाई एक बार आप जो है एक बार आप इस पर थोड़ा संशोधन कर लीजिए। अब वो लोकसभा की इच्छा है कि वो संशोधन करके वापस भेजे राज्यसभा के पास या ना भेजे। मतलब केवल राज्यसभा क्या करेगी, एक बार कह देगी साहब प्लीज एक बार और इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए, और लोकसभा ने अगर उसमें गौर फरमा के कुछ संशोधन करके फिर राज्यसभा के पास भेजा, अब राज्यसभा पास कर दे और नहीं कर रही तो फिर से वो भेज सकती है, और इस बार अगर उसने एक बार भेज दिया तो पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब कोई खास रोल ही नहीं है मनी बिल में। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, केवल मनी बिल में ही खास रोल नहीं है, बाकी ऐसा नहीं कि हर एक बिल में राज्यसभा ने अगर भेज दिया तो पास कर ले जाएगा लोकसभा। बहुत सारे कानून है जो राज्यसभा की वजह से पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ना, केवल मैंने क्या कहा, सिर्फ मनी बिल में ही लोकसभा को ही केवल अधिकार है, बाकी सभी अगर बिल हैं, कोई भी बिल दूसरा है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है, दोनों से पास कराना आवश्यक है, दोनों से ही पास कराना आवश्यक है। ठीक है, तो अच्छा, अब अगर ज्वाइंट सेशन चल रहा है तो ज्वाइंट, भाई कोई भी अगर सेशन चल रहा है, अभी अगर क्लास चल रही है तो इस क्लास में एक हेड होना चाहिए। ये क्लास चल रही, अब मैं अगर इस क्लास में नहीं हूं तो क्या ये क्लास कहलाएगी? क्या नहीं कहलाएगी, है ना? तो अगर कोई भी सेशन चल रहा है या मान लीजिए ज्वाइंट सेशन बुलाया गया तो ज्वाइंट सेशन की भी अध्यक्षता कोई ना कोई तो करना चाहिए। भाई बिना किसी लीडर के ज्वाइंट सेशन हो ही नहीं सकता, तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ने किया। आखिरकार क्या कारण है कि लोकसभा का अध्यक्ष को ही ये पावर दी गई है कि वो ही अध्यक्षता करेगा? पहली बात तो आम जनता के द्वारा चुना गया है वो व्यक्ति, और हमारा संविधान क्या कहता है, आम जनता में ही सारी शक्ति को बोलता है कि निहित है। तो पहली बात तो लोकसभा का जो हेड है वो आम जनता के द्वारा आया है, और दूसरी बात सीधी सी बात है, ठीक, उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं है, वो तो क्या है, केवल एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, तो राष्ट्रपति सदन का सदस्य भी नहीं है, वो सॉरी उपराष्ट्रपति, और ये तो सदन का सदस्य है। एक कारण और हम क्या कह सकते हैं, भाई पहली बार लोकसभा में अच्छा जो भी बहुमत प्राप्त दल होता है उसी का व्यक्ति ही चेयरमैन के पद, वो स्पीकर के पद पर बैठता है, क्योंकि भैया लोकसभा में अगर चुनाव होता है लोकसभा के ही सारे सदस्य 550 जो सदस्य वही मिलकर के अपना स्पीकर बनाएंगे, और स्पीकर वही व्यक्ति बन जाएगा जिसको बहुमत प्राप्त है। और चूंकि लोकसभा में जो सरकार है जिस पार्टी की, उसका बहुमत स्वाभाविक सी बात है उसी का बहुमत होगा, तो जब वो वोटिंग होगी स्पीकर पद के लिए तो सीधी सी बात है कि जिस पार्टी की सरकार है वो उसी का स्पीकर बन जाएगा। तो ऐसा कोई संविधान में ऐसा कोई ये नहीं कहा गया कि केवल जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का ही स्पीकर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन चला रहा है, क्योंकि अगर आप करवा भी लीजिए चुनाव तो उसमें भी जिस पार्टी की सरकार है उसी का स्पीकर बन जाएगा, क्योंकि वही बहुमत में है। 550 सीटों में से 325 सीटें उसी पार्टी की हैं, ठीक। तो ऐसा संविधान में कहीं ये लिखा नहीं है कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का ही स्पीकर होगा, वो तो वो पार्टी बहुमत में है इसलिए वो अपना स्पीकर बना ले जाती है, ठीक। अब ज्वाइंट सेशन की मैं बात कर रहा था, ज्वाइंट सेशन की थोड़ा सा, ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अच्छा, ये भी क्या कानून में कहीं संविधान में कहीं पर लिखित है क्या कि अगर स्पीकर नहीं है तो जो वाइस स्पीकर है, जो आपका उपाध्यक्ष है, वही केवल करेगा इसकी ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता? ऐसा कहीं संविधान में लिखित है? कहीं नहीं लिखित, कहीं नहीं लिखित। ये क्या है? राष्ट्रपति, देखिए ज्वाइंट सेशन के बारे में कानून बनाने का अधिकार है राष्ट्रपति को,
पहली बात ये समझिए, ज्वाइंट सेशन के बारे में निर्णय लेने का, कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति ने जो वो नियम बनाए हैं उसी नियम में ही राष्ट्रपति ही नियम बनाता है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं बोला गया। जो राष्ट्रपति जो नियम बनाता है ज्वाइंट सेशन के लिए, अभी मैं एक सिस्टमैटिक वे में थोड़ा सा लिखवा दूंगा, ठीक है, किस आर्टिकल के तहत ये सब बातें हैं। तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति ने जो नियम बनाए हैं ज्वाइंट सेशन के बारे में, उन्हीं नियम के अनुसार ही राष्ट्रपति ये चीज़ मेंशन करता है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उस कंडीशन में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा ज्वाइंट सेशन की। अगर ये भी नहीं है तब राष्ट्रपति का राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तब ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अगर उपसभापति भी नहीं है तो फिर वही राष्ट्रपति ने जो वो नियम बनाए हुए हैं ज्वाइंट सेशन के बारे में, उसमें राष्ट्रपति मेंशन करेगा कि किस व्यक्ति, कौन व्यक्ति करेगा अध्यक्षता। और उसमें एक परंपरा है कि जो भी लोकसभा का वरिष्ठ सांसद होगा वो अध्यक्षता कर लेगा। ठीक, तो ये सारी बातें संविधान में कहीं लिखी नहीं है। ठीक, ये राष्ट्रपति जो नियम बनाता है ज्वाइंट सेशन के बारे में उसके अनुसार ही है। जो काम मेरा इस क्लास में है, जो मेरा काम इस क्लास में है भाई, कि अगर आपको कुछ बोलना है तो आप पहले मुझे बोलेंगे ना कि सर मैं कुछ बोलना चाहता हूं, तो मैं कहूँगा ठीक है बोलिए, अपनी बात रखिए। मतलब सदन सही ढंग से संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, सही ढंग से सांसद जो है कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किसको परमिशन देनी है नहीं देनी, किस बिल के बारे में पहले बात करनी है, ठीक है। तो उस सदन का की सारी पावर किसके पास होती है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। सदन को, मैं कह रहा हूं सदन को संचालित करने की ही पावर है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। अगर लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा नहीं है तो सदन संचालित ही नहीं हो पाएगा। भाई अगर लोकसभा अध्यक्ष की इतनी ज़्यादा आवश्यकता ना होती तो हम क्यों शुरुआत में जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो हमने क्यों सच्चिदानंद सिन्हा को हमने बना दिया प्रोटेम स्पीकर, क्या हो सकता थी। भाई जब प्रोटेम स्पीकर बनेगा तभी तो वो संचालित करेगा, सांसदों को शपथ दिलाएगा, कार्यवाही डे बाई डे की जो कार्रवाई है उसको संचालित करवाएगा, कौन व्यक्ति को पहले प्रश्न पूछेगा कौन बाद में प्रश्न पूछेगा इसका निर्धारण करेगा, ठीक है। तो अपने सदन का राजा होता है लोकसभा अध्यक्ष। अगर किसी भी सांसद को गिरफ्तार किया जाना है सदन के अंदर से तो पहले जो है रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी लोकसभा अध्यक्ष से। सारा कुछ मतलब सदन को पूरी तरीके से संचालित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। बात समझ आ रही है ना, सदन को पूरी तरीके से संचालित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। जब तक उस कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठेगा नहीं तब तक सदन की कार्यवाही स्टार्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है। वही बोलेगा सत्रावसान के बारे में कि अब हम लोग स्थगित किया जाता है इस समय तक के लिए, या सत्रावसान किया जाता है, या अब हम इस मानसून सत्र के बाद अब हम शीत सत्र में मिलेंगे। मतलब ये सारी घोषणाएं कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अभी मैं ये सारी लोकसभा अध्यक्ष की पावर, सभापति की पावर, वो सब अलग अलग सारा कुछ डिटेल में करवाऊंगा, क्लियर। अभी जरा सा शॉर्ट में ये वाले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम लिखिए, फिर इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। हमने स्वतंत्रता के बाद अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जगह, हमने स्वतंत्रता के बाद अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जगह संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जगह संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था से भारत का आम नागरिक, एवं जनता के प्रतिनिधि, आम नागरिक एवं जनता के प्रतिनिधि काफ़ी हद तक
परिचित थे। ठीक, दूसरा पॉइंट, इस व्यवस्था में कार्यपालिका ब्रैकेट में लिखना सरकार, इस व्यवस्था में कार्यपालिका ब्रैकेट में सरकार विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, चलिए अब लिखिए राज्य। स्टेट क्या है? राज्य, और राज्य के ये 3 अंग बना लीजिए। राज्य और राज्य की ये 3 अंग बना लीजिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और राज्य के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12, यानी राज्य के बारे में जो भी डेफिनेशन दी गई है वो कहाँ दी गई है? आर्टिकल 12 के अंतर्गत। ठीक, और वहीं पर शॉर्ट में जहाँ पर आपने राज्य लिखा है और 3 अंग बनाए तो वहीं पर राज्य के आगे ही थोड़ा सा राज्य की डेफिनेशन लिख लीजिए कि आखिरकार है क्या राज्य। ठीक है, राज्य क्या है? आम जनता एवं न्यायपालिका को छोड़कर, आम जनता एवं न्यायपालिका को छोड़कर सब राज्य है। न्यायपालिका एवं आम जनता को छोड़कर, हाँ वही तो है, आम जनता एवं न्यायपालिका जुडिशरी को छोड़कर सब राज्य है। ठीक, 3 अंग आपने बनाए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका के नीचे लिखिए, विधायिका के नीचे लिखिए लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी यानी कानून बनाता है, वह संस्था जो कानून बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी। कार्यपालिका के नीचे लिखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानून को लागू कराने वाली संस्था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानून को लागू कराने वाली संस्था। कार्यपालिका, हाँ अच्छा लिख लिया है, अच्छा ठीक, ओके। न्यायपालिका रिव्यू ऑफ लॉ। ठीक, फिर उसके बाद मतलब इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाइए, उस स्ट्रक्चर में ही शॉर्ट में लिखते हुए चलिए। ठीक है, नीचे का आपने स्ट्रक्चर बना ही लिया है। पार्लियामेंट को भी इंडिकेट कर लीजिए आर्टिकल 79, और लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति को भी इंडिकेट कर लीजिए इसके आर्टिकल्स। अब सीधे एक तरफ लिखिए लोकसभा, एक तरफ लिखिए राज्यसभा। एक तरफ लिखिए लोकसभा, एक तरफ लिखिए राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। लिखिए राज्यसभा के अंतर्गत पहला पॉइंट, राज्यसभा के अंतर्गत पहला पॉइंट लिखिए। राज्यसभा और लोकसभा 2 अलग अलग वो बना लिए। राज्यसभा के अंतर्गत देखिए राज्य विधानसभा के द्वारा कुछ लोगों को चुना जाता है। भाई राज्यसभा का डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना, राज्य विधानसभा और इस तरीके से कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा पहुंच रहे हैं। राज्य विधानसभा के द्वारा कुछ लोगों को चुना जाता है। लोकसभा में लिखिए, लोकसभा में लिखिए लोगों की सभा है जिसमें लोगों द्वारा यानी आम जनता द्वारा, जिसमें लोगों यानी आम जनता द्वारा कुछ प्रतिनिधियों को चुना जाता है। ठीक, राज्यसभा की तरफ अगला पॉइंट डालिए इनडायरेक्ट इलेक्शन। राज्यसभा की तरफ सेकंड पॉइंट है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और उधर लिखना है लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। ठीक, अब इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे है? जो लोग हैं, लोग चुनेंगे एमएलए को, और एमएलए यानी कि विधानसभा के सदस्यों को, और विधानसभा के सदस्य चुनेंगे किसको? राज्यसभा के सदस्यों को। लोकसभा की तरफ क्या है? लोग डायरेक्ट चुन लेंगे लोकसभा के सदस्यों को, आम जनता डायरेक्ट चुनेगी
ठीक, तो अब ये बताइए कि लोकसभा को ही तो आम सदन हम बोलेंगे, आम सदन किसको बोलेंगे? लोकसभा को। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कभी कभी ये बोलते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए उच्च सदन क्या है, निम्न सदन क्या है, तो आप कहेंगे कि उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। आखिरकार क्यों इसको उच्च और निम्न सदन कहा गया, क्या कारण है? हाँ, इसके पीछे का तर्क कुछ और है, जेन्युइन तर्क। ये उच्च सदन यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, ये भारत के संविधान में कहीं नहीं बोला गया। वो तो अलग बात है। आखिरकार क्यों इसको अपर हाउस और लोअर हाउस बोला गया है? क्या हमारे संविधान में राज्यसभा को अपर हाउस बोला गया है क्या? हमारे संविधान में कहीं भी राज्यसभा को अपर हाउस नहीं बोला गया, ना ही लोकसभा को कहीं लोअर हाउस बोला गया है, निम्न सदन। इसका जो इसके जो रूट्स जुड़ी हुई हैं, जो जड़ें जुड़ी हुई हैं, वो जुड़ी हुई हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट से। केवल बस वही एक कारण है कि हमने इसको कह दिया कि राज्यसभा एज लाइक अ अपर हाउस, एज लाइक अपर हाउस, ना कि हम आए संविधान में कहीं भी राज्यसभा को कहीं भी अपर हाउस नहीं कहा गया और ना ही लोकसभा को कहीं भी निम्न सभा लोअर हाउस कहा गया। इसकी रूट्स कहाँ जुड़ी हुई हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। क्योंकि जब चूंकि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम ही अपनाया, तो लगभग वैसे ही हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वहाँ पर जो ये अपर हाउस था, इसको क्या कहा था? ये एक तरीके से हाउस ऑफ स्टेट्स था, हाउस ऑफ स्टेट्स था, यानी कि राज्यों का सदन था। और यहाँ पर जो भी मेंबर थे वो थे एलीट क्लास के लोग, मतलब रसूखदार लोग, जिनका नॉमिनेशन कौन कर रहा था? क्राउन कर रहा था। जिनको जो है नॉमिनेट कौन कर रहा था? मनोनीत क्राउन। और क्राउन किसको करेगा? जो वहाँ के पैसे वाले लोग होंगे, जो बड़े व्यापारी होंगे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, उन्हीं को क्राउन के अपने रिश्तेदार, यानी एलीट क्लास, समझ रहे हो ना? एलीट क्लास के लोग, पैसे वाले, संप्रभु, जो थोड़ा सा ज़्यादा रसूखदार हैं, उनको किया जा रहा है वहाँ के अपर हाउस में। और उसको क्या कहा गया? उसको एक तरीके से वो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते थे उन्हें। क्या बोलते थे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वर्ड समझे ना, लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, आम कोई चुनाव नहीं वहाँ पर। ठीक, दूसरा उसी तरह दूसरा सदन था, वो क्या था? हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन, आम लोगों की सभा, जिसमें आम लोग चुन करके जा रहे हैं। ठीक, तो ये जो अपर हाउस है और लोअर हाउस है, इसकी संकल्पना ब्रिटेन से ही निकली है। हमने तो उसको कहने लग गया कि राज्यसभा अपर हाउस के तरीके है और लोकसभा लोअर हाउस के तरीके है। हमारे संविधान में कहीं भी इस बात को नहीं कहा गया। अगर आपसे कभी इस तरह के क्वेश्चन कभी इंटरव्यू वगैरह में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि आखिरकार बताइए क्या राज्यसभा अपर हाउस है, मतलब ये कहना कहाँ तक सही है, मतलब जो भी अपना जो है आपके विचार पूछे जाएंगे, तो आपको तो सिर्फ यही बताना है भाई हमारे संविधान में कहीं नहीं कहा गया। लेकिन चूंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही काफ़ी ज़्यादा प्रेरित है, तो हमने कह दिया कि राज्यसभा अपर हाउस के तरीके है। लेकिन वहाँ पर देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स था। हमने थोड़ा सा इसमें सुधार किया। हमने इसको अपनाया तो ज़रूर, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अपनाया तो ज़रूर, लेकिन हमने आंख बंद करके नहीं अपनाया। हमने क्या किया? उसमें हमने कुछ ना कुछ अपनी तरीके तरफ से संशोधन जरूर किए। वहाँ पर तो सिर्फ एलीट क्लास के लोगों की सभा थी, केवल क्राउन ही नॉमिनेट कर रहा था। क्या यहाँ पर केवल राष्ट्रपति ही नॉमिनेट करता है राज्यसभा को? नहीं, राष्ट्रपति केवल कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करता है। कितने सदस्यों को? 12 को। राष्ट्रपति केवल 12 सदस्यों को ही नॉमिनेट करता है। और बाकी के जो सदस्य हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आ रहे हैं विधानसभा के द्वारा। जो भाई विधानसभा के सदस्यों को हमने चुना और विधानसभा के सदस्यों ने चुन लिया राज्यसभा के सदस्यों को। तो एक तरीके से वो जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्य का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाई राज्य कोई अगर उत्तर प्रदेश राज्य को कोई बात रखनी है पार्लियामेंट में, तो किसके तहत रखेगा? वो राज्यसभा का जो मेंबर, उत्तर प्रदेश का मेंबर चुन करके गया है राज्यसभा में यूपी से, तो वो वहां पर राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की बात रखेगा ना। ठीक, और दूसरी तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव भी है। आखिरकार चुना जनता द्वारा ही गया, लेकिन बस इनडायरेक्ट तरीके से हमने चुना विधानसभा के सदस्य को, विधानसभा वाले ने राज्यसभा को, वहां पर डायरेक्ट क्राउन। अच्छा, ये जो 12 जो सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट कर रहा है, आखिरकार इनके नॉमिनेशन के पीछे की वजह क्या है? मतलब क्या ये वजह है कि वो क्राउन वहाँ करती थी तो इसीलिए हमने भी यहाँ पर चूंकि वैसा ही हमने अपना लिया, तो हमने कहा कि नहीं अब क्राउन नॉमिनेट करती थी तो इसलिए राष्ट्रपति भी नॉमिनेट करेगा? क्या यही कारण है? यह कारण ये है कि
राज्यसभा में जो नेता जा रहे हैं, जो कहीं भी जा रहे हैं, उनका कोई क्वालिफिकेशन का तो बहुत ज़्यादा कोई बात है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, बहुत ज़्यादा किसी फील्ड के विशेषज्ञ होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो एक विशेषज्ञता लाने के लिए केवल इसका कारण यही है कि राज्यसभा में क्या हो, कम से कम कुछ विशेषज्ञता आए। इसीलिए क्या किया गया, राष्ट्रपति को कुछ ये पावर रखी गई कि राष्ट्रपति कुछ विशेषज्ञ लोगों को क्या कर ले, शामिल कर ले। ठीक, और इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों से राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेट करता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं ऐसे? आर्ट हो गया, बस छोड़, बस आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, सोशल वर्क हो गया, हाँ, गेम्स, वो कला में आ जाएगा। वो कला में शशि तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाएगा तो वो कला में आ जाएगा। साइंस और क्या है, विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, कला हो गया, समाज सेवा हो गया, और एक कौन सा है यार, हाँ, इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा, राज्यपाल की पावर इससे एक कदम और आगे है। राज्यपाल की जो पावर है विधान परिषद में नॉमिनेट करने की, वो राष्ट्रपति से भी एक कदम आगे। वहां पर हमें राज्यपाल राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, सहकारी सहभागिता से भी संबंधित कुछ लोगों को शामिल कर लेता है। जब राज्यपाल पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, उसके पास एक कदम और आगे की पावर है, वो सहकारी सहभागिता से संबंधित लोगों को भी नॉमिनेट करने की पावर रखता है राज्यपाल। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग आज केवल क्लास हो नहीं पानी थी, लेकिन चूंकि ये था कि टॉपिक स्टार्ट करना है तो इसलिए मैं इंट्रोडक्शन के लिए आ गया। ठीक, इनका कार्यक्रम है चूंकि, तो 11 बजे तक का समय आज मिला था यहाँ पढ़ाने का। हम लोग इसको करेंगे कल कंटिन्यू। ठीक है, चलिए।